जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो में। पिछले काफ़ी समय से आप लोग अलग-अलग जगह पर मैसेज कर रहे थे कि सर पेट के डीआई को आप करवा दीजिए और अपने अंदाज में कराइए ताकि मज़ा आ जाए पढ़ने में। तो मैंने आपसे कमिटमेंट भी की थी, वादा भी किया था कि जी हाँ, बिल्कुल जैसे आपका पेपर नज़दीक आएगा, वैसे हम आपके लिए पूरा-पूरा संपूर्ण डीआई कराएँगे। तो यहाँ पर जो आपका डीआई होता है, वो आपका 20 नंबर का डीआई होता है। 10 अंक में आपको यहाँ पर जो है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण और उसके बाद में तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण मेरे भाई यहाँ पर 5-5 सवाल के 10 अंक का ये हो गया और 5-5 सवाल के ये 10 अंक का हो गया, कुल मिलाकर के 20 अंक का हो गया। और ये 4 भाग से आपका पूछा जाता है, पहले लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट और टैबुलर डीआई। और आप जब यहाँ देखेंगे तो 2023 में जो ये क्वेश्चंस आए थे, ये बढ़िया लेवल के सवाल थे। तो हमने निश्चय किया है कि अपने अंदाज में, अपने तरीके से यहाँ पर ये पूरा-पूरा आपका जो है डीआई कंप्लीट कराया जाएगा और वो भी इसी चैनल पर कराया जाएगा और एक-एक बहुत बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ में कराया जाएगा। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर में हम कंप्लीट आपको लाइन ग्राफ कराएँगे, सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से बताएँगे और एक-एक पॉइंट आपको समझाएँगे। देखिए डीआई को जानने के लिए आपको थोड़ा-सा परसेंटेज का, थोड़ा-सा रेशियो का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नॉलेज आपको होता है तो उसके बाद में आप डीआई को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, जान पाते हैं, सीख पाते हैं और सवालों को बना पाते हैं। ठीक है? तो आइए चलिए शुरू करते हैं लाइन ग्राफ के बारे में और 35 सवाल इस वीडियो में हम आपको कराएँगे। और बहुत बेहतर तरीके से हम आपको सारी बातें समझाएँगे। तो लाइन ग्राफ होता किस तरीके से है, दिखता किस तरीके से है? तो असल में क्या होता है कि जैसे आप जब कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हो, तो इसमें एक आपका एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और एक होता है मेरे भाई वाई एक्सिस। तो कभी भी ग्राफ को बनाने के लिए ये 2 एक्सिस की आवश्यकता पड़ती है और सारा डेटा इसी के अंदर में फिल किया जाता है और उसकी जानकारी दी जाती है कि एक्स के करस्पॉन्डिंग ये चीज़ बता रहा है और वाई के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो आप एक्स एक्सिस में देखो तो 2001, 2002, 2003 यानी ये वर्षों के बारे में बता रहा है और ऊपर में अगर आप देखोगे तो वैल्यू बता रहा है ये 0.5 यहाँ तक जाएगा, ये 1, ये 1.5 और ये 2 तक जाएगा। ठीक है? लाइन ग्राफ की जो हम बातें करते हैं तो लाइन ग्राफ में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, लाइन ग्राफ में ऐसे डॉट के माध्यम से जो है वो ऐसे दी जाती है चीज़ें और बाद में उस डॉट को ऐसे खींच करके या जॉइन करके लाइन बना दिया जाता है। इसीलिए इसका नाम लाइन ग्राफ कहलाता है। समझ गए आप मेरी बातों को? तो अब इसमें हमें क्या करना होता है, पढ़ना होता है, डेटा को समझना होता है। तो पहली बात तुम ये समझने की कोशिश किया करो कि इसको पढ़ते कैसे हैं, बाद में हम कुछ और देखेंगे। तो पढ़ने की अगर हम बात है तो क्वेश्चन में भी मत पढ़िए क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। आप यहाँ पर ये देखिए 2001 है, 2001 के सामने कितना है 0.6 है, यानी ये 2001 का मान है। फिर 2002 है उसके ऊपर में 0.8 है, ये 2002 का मान है। ये 2003 का मान है, ये 2004 का मान है, 2005 का मान है, 2006 का मान है और ये किसका मान है? तो 2007 का मान है। जब आप ये ऐसे पढ़ना समझ जाएँगे तो उसके बाद में सारे सवाल आपको आसान नज़र आने लगेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? तो अगले 5 सवालों के लिए मेरे भाई यहाँ पर एक कॉमन इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया गया है कि इस डेटा के आधार पर हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे और ये उसका डायरेक्शन है। और डायरेक्शन में क्या कहा गया? निम्न रेखा ग्राफ एवं कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से लेकर के 7 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी के निर्यात की रकम का अनुपात है। यानी अगर आप देखोगे तो ये सारा का सारा वर्ष है और ये जो डेटा दिया गया है ये रेशियो है। रेशियो कैसे है? इंपोर्ट का और किसका मेरे भाई? एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट का मतलब होता है कि आप अपने देश में कितना मंगाते हैं और एक्सपोर्ट का मतलब होता है आप अपने देश से कितनी वस्तुओं को बाहर भेजते हैं। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर आपने जो है 3 वस्तुएँ मँगाई थी लेकिन भेजी आपने 10 है, तो अगर ये इसका रेशियो हो गया तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? 0.3 लिख सकते हैं। ठीक है? या तो ऐसा दिया गया होगा तो ये लिख सकते हैं या ये दिया गया होगा तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम देखें वर्ष 2001 में वैल्यू 0.6 के बराबर है। तो अगर हम 2001 की बात करें तो 2001 में मेरे भाई जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा किसके बराबर है? 0.6 के बराबर है। 0.6 का जब दशमलव हटाएँगे तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा? 6/10 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर मैंने 6 वस्तुएँ मँगाई हैं, तो मैंने 10 वस्तुएँ क्या की हैं? बाहर भेजी हैं। ये बड़ा ज़रूरी है मेरे भाई। तो हर एक जो आपके सामने ग्राफ आएगा ना, उसको हम तोड़-तोड़ के तरीके से हम सारी चीज़ें बताएँगे और उसके बाद में यकीन मानिए सबसे पहले उत्तर मेरे से भी पहले आप ही देंगे क्योंकि आप इतना बेहतर समझ चुके होंगे। ठीक? तो आपको इतना पता चल गया कि ये इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का रेशियो है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, 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 इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का ये रेशियो है। अब अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर तो सबसे पहला सवाल देखिए आपके सामने यहाँ, पहला सवाल इसके ऊपर में क्या बनता है? क्वेश्चन में ये कहा जाता है कौन से साल में इंपोर्ट जो होगा वो कम होगा एक्सपोर्ट के?
ठीक है। यानी ऊपर वाली वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, तो कहा गया ये वाली वैल्यू यहाँ पर कम होगी। मेरे भाई ऊपर वाली वैल्यू कहाँ पर कम होगी? तो ऊपर वाली वैल्यू में देखो ये 0.6 है, ये 0.3 है, ये 0 पॉइंट इतना है, तो ये 6/10, 8/10, 3/10, 12/10, 15/10, 9/10, 16/10। तो सबसे कम कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर 3/10 में। 3/10 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी जो होगा करेक्ट, क्योंकि इंपोर्ट हमें कम चाहिए, ऊपर की वैल्यू कम चाहिए। यहाँ ऊपर का मान कम है और नीचे का मान जो है वो ज़्यादा है, 3/10 है, तो यहाँ पर ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया। यदि 2004 में आयात हमारा 240 करोड़ है, अगर हम 2004 में जाते हैं और ये देखते हैं, तो मेरे भाई 2004 में हमारे सामने कहानी क्या है? तो 2004 में आयात और निर्यात का जो अनुपात है, वो हमारा कितना है? 1.2। 1.2 को हम लिखेंगे 12/10। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? 2004 में आयात का मान 240 करोड़ है, इसका मान मेरे भाई यहाँ पर 240 करोड़ है। अगर 12 अपने आप का 20 गुना हो रहा है, तो 10 अपने आप का 20 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर 240 करोड़ का आयात हुआ है, तो जो निर्यात हुआ है वो कितने का हुआ है? 200 करोड़ का हुआ है। ठीक है, अब क्या कहा गया जरा पढ़िए। एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पर एंड द कंबाइन एक्सपोर्ट ऑफ 4 एंड 5 और 500 करोड़। अब 2005 में मेरे भाई आते हैं, 2005 में आयात और निर्यात का अनुपात देखते हैं। तो 2005 में जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15/10। कितना हो जाएगा? 15/10। और कहा गया कि आप 2004 देख लीजिए, 2005 देख लीजिए, जो टोटल एक्सपोर्ट है आपका, वो टोटल एक्सपोर्ट कितने का है? 500 करोड़ का है। यानी आपने जो माल बाहर भेजा है वो 500 करोड़ का। तो यहाँ पर आपने 200 करोड़ का भेजा, तो यहाँ कितना भेजा होगा आपने? 300 करोड़ का भेजा होगा। यानी यहाँ का जो मेरे भाई कहीं ना कहीं निर्यात है वो कितने का है? 300 करोड़ का है। अगर 10 का मान अपने आप का 30 गुना हो जाता है, तो 15 भी अपने आप का 30 गुना होकर के 450 बना देगा। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा गया कि 2005 में इंपोर्ट कितना है, तो 2005 में इंपोर्ट का मान 450 करोड़ है। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इतनी खूबसूरती के साथ में हमने ऊपर के मान से नीचे के मान को निकाला। 500 करोड़ में से 200 करोड़ निकाल दिया, तो 300 करोड़ हमारा बच गया। अगर 10 का मान अपने आप का 30 गुना होता है, तो 15 का 30 गुना 45, यानी 450 करोड़ होगा। एकदम आप है ना बिना कलम उठाए बना सकते हैं। ऐसे सवालों को तो मैं खुद बिना कलम उठाए बना दूं, बट मुझे आपको समझाना है तो मैं एक एक चीज़ें लिख करके बता रहा हूँ। बट इससे फायदा ये हो जाएगा कि आप समझ जाओगे, तो आप भी बिना कलम उठाए बना पाओगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ही देखो। कुल मिलाकर के 5 सवाल एक ग्राफ के ऊपर में बनते हैं, ध्यान रखना। यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, 2002 में चलो और यहाँ पर ये देखो 8 है, तो अगर हम देखेंगे आयात और बटे में क्या हो जाएगा? निर्यात। ये 0.8 है, 0.8 को 8/10 कह सकते हैं, जिसको अगर हम काटे तो हम 4/5 भी कह सकते हैं। 2 से अगर हम काटेंगे तो समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब क्या कहा गया? 2002 में, ये किस समय की कहानी है? तो 2002 की कहानी है मेरे भाई। इस 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ है। इसका जो आयात है वो मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो 260 करोड़ है। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर इसी 2002 में इसका निर्यात कितना होगा? आसान भाषा में अगर आप देखो, 4 का मान दिया है, 5 का मान पूछा है। ठीक है, आसान भाषा में देखो, 4 का मान दिया है, 5 का मान पूछा है। तो अगर मेरे भाई 4 का मान दिया गया, तो 1 से काटो यहाँ, 4 का 6 गुना 24 और 4 पचे यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30 हो जाएगा। 4 का मेरे भाई 6 गुना 24, 4 पचे 20 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 65। और अगर 1 यूनिट का मान 65 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 इंटू 65 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 325 हो जाएगा। 5 इंटू 65 कितना हो जाएगा? 325 हो जाएगा। तो बहुत तरीके से समझेंगे कि सर ये आयात और निर्यात का अनुपात था, यानी 4 और इतने का था। 4 का मान 260 है, तो 1 का मान 65 होगा, 1 का मान 65 होगा, तो 5 का मान कितना होगा? 325 होगा। खामखा आपने अपने मन में डर पाल रखा है कि ये इतना मुश्किल होता है, कुछ भी नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या कहा गया। बोला गया दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है, एक्सपोर्ट जो है वो हमारा इंपोर्ट से अधिक है। देखो समझना मेरी बात को, जब भी कोई भी तुम फ्रैक्शन लिखते हो, मानो जैसे यहाँ पर ये इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट है, ठीक है भाई यहाँ पे, तो अगर मान लो कि इंपोर्ट ज़्यादा होता है, ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा होती है और नीचे वाली चीज़ कम होती है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो हमेशा तुम्हारा वैल्यू जो होगा वो 1 से बड़ा आएगा। जैसे ये इसको 2.5 बार में काट रहा है, हमेशा वैल्यू बड़ा आएगा। लेकिन अगर वही इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट में अगर मान लो यहाँ पर कि इंपोर्ट को तुमने कम रखा और एक्सपोर्ट को तुमने ज़्यादा रखा, तो वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगा, यानी इतने के करीब में आएगा।
ठीक है? तो ऊपर वाला मान बड़ा होता है तो उत्तर 1 से बड़ा होता है और नीचे वाला मान अगर बड़ा होता है तो उत्तर 1 से छोटा होता है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है? हाउ मेनी गिवन ईयर एक्सपोर्ट आर मोर देन इम्पोर्ट। नीचे वाला मान कितनी जगह पर बड़ा है? तो नीचे वाला मान जितनी भी जगह पर बड़ा होगा उत्तर हमारा 1 से कम होगा। तो यहाँ पर ये भी 1 से कम है, 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 यानी कितने जगह है? 1, 2, 3 और 4। तो बिना सॉल्व किए आपको उत्तर देना है और क्या करना है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? यहीं से उत्तर होगा। तो जब नीचे वाला मान बड़ा होगा कभी भी तो उत्तर हमारा यहाँ पर 1 से कम आएगा और अगर ऊपर वाला मान बड़ा होगा कभी भी तो उत्तर हमारा 1 से ज़्यादा आएगा। एक्सपोर्ट को ज़्यादा बनाना है तो यहाँ पर 1 से कम रखना पड़ेगा। 1 से कम कितनी जगह पर है? 4 जगह पर, तो टिक मार दिए हैं। धीरे-धीरे सवालों का हम लेवल बढ़ाएँगे जब आपकी समझ बहुत बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है? अब इस तालिका का ये अंतिम सवाल है और इसको पढ़िए और मुझे लगता है बिना कलम उठाए आप इसका उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया 2003 से लेकर के 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अब एक बात बताइए, 2003 में अगर आप सिनेरियो को देखते हैं तो 2003 में यहाँ पर ये कितना है तो बोलेंगे सर ये 3/10 है और यहाँ 2004 में कितना है तो बोलेंगे सर 12/10 है। ठीक है, ये हुआ सर इसके आयात और निर्यात का अनुपात और ये इसके आयात और निर्यात का अनुपात। लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं बताया गया कि इसका 1 यूनिट इसके 1 यूनिट के कितने बराबर है। हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर ये 3x और 10x हो और ये 12y और 10y हो, तो x और y के बीच में कोई एक रिलेशन दूर-दूर तक नहीं है। और अगर इनके बीच में कोई भी रिलेशन मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो इनसफिशिएंट डेटा कहेंगे। हम यहाँ पर क्या कहेंगे मेरे भाई? इनसफिशिएंट डेटा कहेंगे। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखें। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा कि भैया जो डेटा दिया गया है वो पर्याप्त नहीं है, हम एक से दूसरे तक हम नहीं जा सकते हैं और हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पूरे हुए मेरे भाई। अभी 5 सवाल करने हैं हमें, पूरे 35 सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे एक एक करके हम यहाँ देखते हैं। फिर से अब एक और तालिका हमारे सामने और अब इस तालिका के आधार पर हमें 5 क्वेश्चन और करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको बढ़िया से देख लीजिए, इसी के आधार पर सारी चीजें आपकी होनी है। जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इसका लेवल भी बढ़ेगा। पूरी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप यहाँ इसमें हीरो नहीं बन पाएंगे। यकीन मान लीजिए बहुत मेहनत हुई है सारे क्वेश्चंस को टाइप कराने में और उसके बाद बाइलिंगुअल फॉर्मेट में करा करके आपके लिए रिकॉर्ड करने में। तो अपना सहयोग भी जताते रहिएगा, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ इसी चैनल के ऊपर में आएगी और वो तभी मिलेगा आपको जब आप इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। ठीक है, आ जाओ। अब इसको पढ़ो, क्या कहा गया? द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द गिवन ग्राफ, आंसर दिस क्वेश्चन। द ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ मार्क्स इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ 7 स्टूडेंट। ये जो ग्राफ है मेरे भाई, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। क्या कहा गया है? ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात है। इतिहास में और भूगोल में अंकों का अनुपात, यानी अगर ये 0.65 है तो कहने का मतलब ये इतिहास और उसके बाद में ये भूगोल हो गया मेरे भाई, हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो गया, और इसका रेशियो कितना है? तो 0.65 है। 0.65 को आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं? तो बोल सकते हैं गुरुजी ये 65/100 है। यानी यहाँ वही आयात और निर्यात वाली कहानी कि अगर हिस्ट्री में 65 नंबर आए हैं तो ज्योग्राफी में कितने आए होंगे? तो 100 आए होंगे। अगर हिस्ट्री में 65 आए हैं तो ज्योग्राफी में कितने आए होंगे? 100। एकदम सेम आयात और निर्यात वाले कंसेप्ट के ऊपर में है। तो हम इसको आइए अब चलिए बनाते हैं और देखते हैं। नीचे हमने देखा छात्रों की मेरे भाई यहाँ पर संख्या है और ऊपर हमने देखा कि यहाँ पर उनका अनुपात है। अब इसी के आधार पर हम चलते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपके ऑलरेडी पेपर 2021 में आया था, पूछा गया था। देखते हैं क्या है। कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेशियो ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इतिहास तथा भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है? अब यहाँ देखो ये जो ग्राफ है सबसे नीचे कहाँ गिरा है? ये सबसे नीचे कहाँ गिरा है? तो ये, यानी जो सबसे नीचे गिरा होगा वो वाला अनुपात सबसे न्यूनतम होगा, और सबसे ऊपर कहाँ चढ़ा है? तो मेरे भाई यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो अधिकतम बोलेंगे। ये हमारा क्या हो गया? मैक्सिमम। और इसको हम क्या बोलेंगे? तो न्यूनतम बोलेंगे। ये हो जाएगा मिनिमम। और कहा गया जी इनका डिफरेंस बता दो। तो आप मुझे बताओ 1.55 से 0.35 को अगर हम घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1.20 हो जाएगा। और 1.20 का मतलब सी फॉर हमारी चाची जो है वो विधायक है। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे समझना है, तरीके से समझना है, कहीं कोई दिक्कत की बात आपके सामने नहीं है। आइए चलिए 7 नंबर सवाल को देखिए। कहा गया छात्र नंबर 4 जो है, ये छात्र नंबर 1, छात्र नंबर 2, छात्र नंबर 3, जैसे रोल नंबर होता है ना,
वैसे ये छात्र नंबर है। तो छात्र नंबर 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, तो इतिहास में कितना मिला होगा? छात्र नंबर 4 की वैल्यू को देखो इतना है। यानी अगर हम देखें तो इसके हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर इसका दशमलव हटा दो, यानी 125 और यहाँ पर दशमलव जब हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 से काटेंगे तो ये 5/4 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर गॉट 60 मार्क्स इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कितना आया है? तो 60 आया है। अगर ये संख्या अपने आप का 15 गुना हो रही है तो 5 का 15 गुना कितना होता है? 75। तो आप मेरे को बताओ हिस्ट्री में उसको कितने मिले? तो 75। सेम वही निर्यात आयात वाली कहानी है और उसी के आधार पर ये भी आपका सवाल था, ठीक है। ऐसे ही आ जाइए, चलिए 8 नंबर सवाल यहाँ देखिए। 8 नंबर सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया? बोला गया हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर मोर मार्क्स इन हिस्ट्री देन ज्योग्राफी। कितने छात्रों को भूगोल में जो है अधिक मिला है? अब देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मेरे भाई यहाँ पर अनुपात है। मैंने आपको पीछे एक बात बताई थी कि अगर आप ये चाहते हो कि मेरे भाई हिस्ट्री की वैल्यू ज़्यादा हो तो याद रखना आंसर क्या होगा? तो आंसर हमेशा जो होगा मेरे भाई यहाँ पर 1 से बड़ा होगा। और अगर आप चाहते हो हिस्ट्री ज्योग्राफी में मेरे भाई यहाँ पर ज्योग्राफी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो, तो आंसर हमेशा मेरे भाई 1 से क्या होगा? तो छोटा होगा। ऊपर वाला मान अगर बड़ा होता है तो आंसर 1 से बड़ा होता है और नीचे वाला मान बड़ा होता है तो आंसर हमेशा 1 से छोटा होता है। क्वेश्चन में कहा गया हिस्ट्री का मान ज़्यादा होना चाहिए, यानी 1 से बड़े जितने भी उत्तर हैं वो सारे के सारे हमारे रेंज में आ जाएँगे। ये 1 से बड़ा नहीं है, ये 1 से बड़ा नहीं है, ये तो देखो 1 यहाँ पर ये है और 1 यहाँ पर ये, तो इससे ऊपर में कितने लोग हैं? 1, 2 और 3 लोग हैं। तो यहाँ कौन-सा ऑप्शन होगा? डी फॉर देवसेना होगा। ये हमारा 1 है और 1 से ऊपर आप देख सकते हैं 3 लोग हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 जो होगा डी फॉर देवसेना हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 9 नंबर सवाल में क्या कहा गया। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मार्क्स इन हिस्ट्री, ठीक है, लेस मार्क्स इन हिस्ट्री देन ज्योग्राफी। वही बात है मेरे भाई यहाँ पर कि मतलब हिस्ट्री में यहाँ पर क्या होगा? कम। तो जाहिर सी बात है अगर हिस्ट्री में कम होगा तो मेरे भाई ज्योग्राफी में क्या होगा? ज़्यादा। और अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर नीचे वाले का मान अगर ज़्यादा हो गया ना तो उत्तर हमेशा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? 1 से कम होगा। उत्तर हमेशा क्या होगा? तो 1 से कम होगा। 1 से कम वाला कौन सा है? तो ये 1 से कम है, यानी छात्र नंबर 1 1 से कम है, छात्र नंबर 2 1 से कम है, छात्र नंबर 3 हमारा 1 से कम है, 4 और 5 ये मेरे भाई 1 से ज़्यादा हैं और छात्र नंबर 6 हमारा 1 से कम है। यानी 1, 2, 3 और 6 और यहाँ देखो 1, 2, 3 और 6 यानी ये भी क्या होगा? डी फॉर देवसेना। डी फॉर देवरानी जी बिल्कुल जो है हमारा सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ऊपर वाला मान ज़्यादा होता है तो 1 से बड़ा और नीचे वाला मान ज़्यादा होता है तो 1 से छोटा यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए क्या कहा गया। द परसेंटेज गेन ऑफ मार्क्स बिटवीन स्टूडेंट 3 एंड 4, यानी 3 देखो भूगोल में 3 नंबर छात्र और 4 नंबर छात्र के मध्य का जो प्रतिशत बताइए। 3 नंबर छात्र का मेरे भाई यहाँ पर और 4 नंबर छात्र का। चलिए आ जाइए, ये 3 नंबर हमारा छात्र है और ये 4 नंबर छात्र हमारा है। यहाँ पर इसका हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी की जो कहानी है वो क्या है? तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये 35/100 है मेरे भाई यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं। और 4 नंबर की जो कहानी है वो हमारा 125/100 है। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये बताया था कि हो सकता है सर ये अपना एक्स एक्स हो और हो सकता है ये वाई और वाई हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ से बढ़ने में ये कितना परसेंट बढ़ा? क्या आपके पास में आंकड़े पर्याप्त हैं? क्या आपके पास में डेटा पर्याप्त है? तो नहीं है। इसका अपना एक डेटा है और इसका अपना एक डेटा है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। भारत की अपनी जीडीपी है, पाकिस्तान की अपनी जीडीपी है, लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो उसी तरीके से 3 नंबर छात्र की अपनी कहानी है, 4 नंबर की है, लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या होगा? आंकड़े पर्याप्त नहीं है। वहीं बोला जाता कि इसका मान इसका डबल है या इसका मान इसका 3 गुना है, तो उस तरीके से हम रिलेट कर पाते और बता पाते कि सर इसका आयात इसके निर्यात का डबल है या इसका निर्यात इसके आयात का डबल है या इसका हिस्ट्री इसका ज्योग्राफी का डबल है। तो इस तरीके से हम करते तो हो सकता था बना लेते, लेकिन अभी कुछ रिलेशन नहीं दिया गया तो हम उसको नहीं बना सकते थे। ठीक है, तो 10 सवाल हमारे हो गए पूरे 2 अलग अलग आंकड़ों पे। अब यहाँ से थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ेगा और थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से हमारे सामने एक तालिका है, वही लाइन ग्राफ के फॉर्मेट में है, उसके कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं और अगले 5 सवाल इसी के ऊपर में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, आइए चलिए। यहाँ पर देख सकते हैं तो नीचे अलग-अलग लोगों के नाम है, राकेश है, चमन है, अक्षय है, रमेश है, महेश है और यहाँ ऊपर कुछ एक संख्याएँ दी गई हैं। राकेश का मान 15 है, चमन का मान 10 है, अक्षय का मान 20 है और इस तरीके से सारा मान है। बट ये किस चीज़ का मान है ये तो वहाँ पढ़ने से ही पता चलेगा। तो जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो कहा गया है कि निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न लोगों द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले समय को दर्शाता है। यानी यहाँ पर किसी भी कार्य को राकेश कितने दिनों में करेगा ये उस चीज़ के बारे में बता रहा है।
चमन कितने दिनों में करेगा ये उस चीज़ के बारे में बता रहा है, अक्षय कितने दिनों में करेगा ये उस चीज़ के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये माइंड में क्लियर हो गया कि ये लोग हैं और उनके द्वारा किए गए ये काम है। ठीक, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है ज़रा वो देखो। तो क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पर स्नेहा इज़ ट्वाइस एज़ एफिशिएंट एज़ कैलाश। ना इसमें कहीं पर भी स्नेहा दिख रहा है, ना इसमें कहीं पर भी कैलाश दिख रहा है। यानी ये 2 लोग नए आए हैं और 2 लोग नए आए हैं तो क्षमता की बात कही गई है, तो स्नेहा की क्षमता कैलाश की क्षमता की दोगुनी है। कि स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर के उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर के काम करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया टुगेदर दे कैन डू द सेम वर्क इन सेम टाइम एज चमन एंड अक्षय टुगेदर। अगर किसी काम को मेरे भाई चमन 10 दिनों में करता है और किसी काम को मेरे भाई यहाँ पर अक्षय 20 दिनों में करता है, तो ये लोग मिल करके किसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो आप बोलोगे सर देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में करे और ये मिल करके किसी कार्य को 20 दिन में करे, तो मिल करके मेरे भाई यहाँ पर कितने दिनों में करेंगे? तो मिल करके यहाँ पर करने के लिए क्या हो जाएगा, 10 × 20 और डिवाइडेड बाई दोनों का सम, यानी इतना। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा 20/3 दिन। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि ये लोग भी उस कार्य को मिल करके 20/3 दिन में करेंगे। ठीक है, मतलब ये लोग उतना ही दिन लेंगे जितना ये लोगों ने लिया है। तो अगर इन लोगों ने 20/3 दिन लिया तो ये लोग भी मिल करके कितने दिन में करेंगे? तो 20/3 दिन में करेंगे। तो कहा जाता है इन हाउ मेनी डेज कैन कैलाश इंडिविजुअली कंप्लीट द वर्क। अब मेरे बात को समझो। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि एस और मेरे भाई के किसी कार्य को मिलकर के कितने दिनों में कर रहे हैं? 20/3 दिनों में कर रहे हैं। तो उसी कार्य को मेरे भाई यहाँ पर कैलाश भाई हमारे कितने दिनों में करेंगे? ये हमारा सवाल है। जो कार्य ये 2 लोग मिलकर के इतने दिनों में कर रहे हैं, वही काम मेरे भाई कैलाश हमारा कितने दिनों में करेगा? तो s प्लस k का मान ज़रा देखो कितना है? 3 है। तो यहाँ बोलेंगे 3 × 20/3 जो होगा, ये हमारा बराबर होगा किसके? तो मेरे भाई 1 × किसके? तो t के। यहाँ से अगर आप काटोगे तो सीधा t का मान 20 आ जाएगा और b आ जाएगा तो d फॉर देवर जी। d क्या हो जाएगा? देवर जी बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये इनकी क्षमता थी। एक तरफ में ये कह दिया गया था, दूसरी तरफ में ये कहा गया था कि जितने समय में ये लोग मिल करके काम करेंगे, उतने ही समय में ये लोग करेंगे। तो इन लोगों ने काम को इतने दिनों में निपटाया, तो जो काम ये दोनों 20/3 दिन में निपटाते हैं, वही काम कैलाश के दिनों में निपटाता है और ये निकालते हैं। ये कंप्लीट तरीके से टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है। जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा है, उनको ये बात बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। इसलिए मैंने कहा ना कि डीआई जो होता है वो क्या होता है? काफ़ी सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। आपको परसेंटेज आना चाहिए, आपको प्रॉफिट लॉस आना चाहिए, आपको रेशियो आना चाहिए, आपको टाइम एंड वर्क आना चाहिए। सारे चैप्टर्स अगर आपने पढ़े हैं, तो जाकर के डीआई आपसे बढ़िया से समझ में आता है और आप इसे बना पाते हैं। ठीक है, पढ़िए 12 नंबर सवाल क्या कहा गया। ठीक है, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? मतलब ये सारे लोग अगर एक साथ काम करें तो कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर एक भाई 15 दिन में करता है, दूसरा 10 में, तीसरा 20 में और उसके बाद में 12 हो जाएगा, उसके बाद में 16 हो जाएगा। तो इन सब का एलसीएम आप कितना लेकर के आओगे ज़रा बताओ? ठीक है, तो यहाँ पर 15 है, 10 है, 20 है, 12 है, सबका तो एलसीएम 60 होगा। ठीक है, और 60 का मेरे भाई यहाँ पर कहीं न कहीं यहाँ पे 240 आप मान लीजिए, 60 का 4 गुना 240। अगर आप देखेंगे तो 15 से एक बार में 15 और उसके बाद में जो है 15 से 16 बार में। तो उसी तरीके से 16 से भी 15 बार में मेरे भाई यहाँ पर, 10 से अगर आपका 24 बार में, 20 से आपका 12 बार में। ठीक है, और 12 से कितनी बार में? तो 12 से मेरे भाई 20 बार में। तो टाइम हमेशा क्या होता है? टाइम बराबर ये हमारा वर्क हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और नीचे में क्या हो गया? एफिशिएंसी। अगर आप देखोगे 16, 24, 40, 50, 50, 20, 70, 70, 80 और मेरे भाई 87, यहाँ पर ये आएगा 240/87। क्या हम किसी से काट सकते हैं? जी हाँ, 3 से काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 80 बार में और 3 से काटेंगे तो मेरे भाई 29 बार में। 80/29 कहीं पर ऑप्शन है तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सब मिल करके कितने दिनों में करेंगे? तो इतने दिनों में। और इसमें कौन सा कंसेप्ट हमें लगाना है? तो टाइम एंड वर्क का लगाना है। कोई नया चीज़ तो ऐसा है नहीं जो आपने नहीं पढ़ा और आपको नहीं आता है, बताइए। ठीक है, ये वाला सवाल और इंटरेस्टिंग है और बढ़िया है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेगा? तो मेरे भाई कौन ऐसा ग्रुप होगा जो कम से कम समय में निपटा देगा? तो उस ग्रुप को पकड़ो जो फास्ट है काम करने में, जो कम समय लेता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे कम समय लेने वाला व्यक्ति कौन है? तो चमन, और उसके बाद कौन सा है? तो रमेश। अगर ये दोनों टॉप के खिलाड़ी मुझे मिल गए तो मैं काम को जल्दी से निपटा दूंगा, यानी चमन और रमेश, और ऑप्शन नंबर ए ही चमन और रमेश है। तो कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा।
जो काम को जल्दी करते हैं, अगर सोचो मैंने किसी मतलब मेरे पास 5 मज़दूर हैं और उन 5 में से मैंने टॉप के दोनों मज़दूरों को उठा लिया, तो उनका पेयर जितना जल्दी काम कर सकता है, उतना बाकी कोई भी मज़दूर मिलकर के काम को इतने जल्दी में नहीं निपटा पाएगा। तो बिना सॉल्व किए, बिना कलम उठाए ऑप्शन नंबर ए को उत्तर टिक मारना था। ये आपके 2023 का देखो पेट का डीआई है। आ जाओ चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। 5 दिनों तक कार्य करने के बाद में राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेला जो है कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यार यहाँ पर क्या है पता है कि जैसे मानो एक काम ऐसा चल रहा था, आप ऐसे मान के चलो कि सर ये कोई काम हुआ है। इस कार्य में क्या है कि राकेश ने 5 दिनों तक कार्य किया है। उसके बाद में अक्षय आकर के इससे बड़ी विनती करता है कि भैया हमको अपने साथ में तुम जोड़ लो। तो अब अक्षय और राकेश मेरे भाई मिलकर के 5 दिनों में अगला काम को निपटा देते हैं। ठीक है। अब कहा गया कि यदि ये पूरा काम जो है यहाँ पर कौन करता, अक्षय करता, तो उसे कितना दिन लगता। अगर मेरे भाई अक्षय के बारे में पूछा जा रहा है कि अक्षय कितना दिन लेता, तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो डेटा दिया गया हमको इसको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि अक्षय तो पूरा काम करने में 20 दिन लेता है। बट यहाँ पर इनके अनुसार पूछा गया अक्षय कितना दिन लेगा, इसका मतलब यहाँ पर ये नए तरीके से चाह रहे हैं। ठीक है। तो अब मेरे भाई होता क्या है देखो, पीछे वाले डेटा को कंसीडर करो। डीआई में हमेशा कभी भी रफ शीट पर तुम अगर रफ करना तो उसके ऊपर या आजू बाजू कुछ मत लिखना, वो डेटा कई बार काम आता है। तो अगर आप देखोगे तो राकेश की वैल्यू 16 थी। ठीक है। राकेश टोटल वर्क हमारा कितना था, 240 था। तो ऐसे मान करके चलो मेरे भाई यहाँ पर कि आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास में कुल कार्य कितना करना था, 240 काम करना था। उसमें से 5 दिनों तक राकेश ने काम कर लिया। ठीक है। रोज के रोज राकेश कितने खिलौने बनाता है, 16 खिलौने। तो मेरे भाई 5 दिनों में वो कितने खिलौने बनाएगा, 80 खिलौने। तो अगर आप इसमें से निकाल दोगे तो बच गया कितना, 160। ये हमारे सामने लेफ्ट है और ये लेफ्ट है। तो इस कार्य को मेरे भाई कैसे किया, जैसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर हम इसी को लिख दें कि सर 5 इंटू राकेश की वैल्यू कितनी है, 16, प्लस मेरे भाई यहाँ पर ये अक्षय का मान हमें निकालना है और राकेश का मान 16 दिया गया है, इंटू हमारे सामने 5। और ये टोटल वर्क को ही कहा गया कि बताओ अक्षय इसको कितने दिनों में करेगा, अक्षय इसको कितने दिनों में करेगा, ये हमसे कहा गया। तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है, तो ये पूरा का पूरा टोटल वर्क के बराबर है कि 5 दिनों तक राकेश काम करता है और 5 दिनों तक दोनों मिलकर करते हैं और हमारा टोटल वर्क निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई ये 80 है, 80 को ले जा करके घटाओगे तो बोलोगे सर 5 इंटू ए प्लस 16 जो होगा वो हमारे बराबर होगा किसके, 160 के। अगर आप 5 से मेरे भाई घटाओगे तो 32 आ जाएगा और ये 16 को ले जाकर के घटाओगे तो अक्षय की क्षमता 16 आ जाएगी। अक्षय की क्षमता कितनी आ जाएगी, 16। अब कहा गया यदि अक्षय इस कार्य को करे तो कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर में मेरे भाई वर्क और अपॉन में क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। 16 से आप काटेंगे 16 हो जाएगा, 16 पचे 80 हो जाएगा। 15 दिन ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो आर के सेम वैल्यू को लेना था लेकिन ए के मान को सेम नहीं रखना था, ये था आपका ये सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहा गया चमन एंड अक्षय स्टार्टेड द वर्क जॉइंटली आफ्टर अ फ्यू डेज मिहिर आल्सो ज्वाइन देम एंड ऑल ऑफ देम कंप्लीटेड द होल वर्क इन 5 डेज। अगर हम सभी को 3000 का पेमेंट करते हैं तो उसमें मिहिर का शेयर कितना होगा। 2 लोगों ने कार्य की शुरुआत की, उसके बाद में कुछ दिन तक काम किया, फिर बाद में मिहिर नाम का व्यक्ति उनके साथ में जुड़ जाता है और इस तरीके से पूरा काम अगर 5 दिनों में होता है तो ये बता दो मेरे भाई यहाँ पर कि उसमें जो है मिहिर का हिस्सा कितना होगा। अब सही तरीके से देखो यहाँ पर तो शुरू में जो काम लिया था वो किसने लिया था, चमन ने और अक्षय ने मेरे भाई यहाँ पर लिया था। कुछ दिनों तक काम किया, किसी को नहीं पता। और फिर बाद में क्या होता है, चमन होता है मेरे भाई यहाँ पर, आप समझना, चमन हो गया, अक्षय हो गया और ये अपने साथ में मिहिर को लेकर के आते हैं और पूरा काम जो समाप्त होता है वो 5 दिनों में होता है। यानी अगर हम देखें तो चमन का, अक्षय का और मिहिर का वर्क निकाले तो आप यहाँ पर कहोगे चमन ने यहाँ भी काम किया, चमन ने यहाँ भी काम किया, तो चमन ने कुल मिलाकर के 5 दिन काम किया है। तो चमन ने कुल मिलाकर के मेरे भाई 5 दिन काम किया है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे चमन की वैल्यू, अगर आप देखोगे मेरे भाई चमन की वैल्यू, तो चमन की वैल्यू कितनी है, तो 24 है। चमन की वैल्यू कितनी है, 24 है और अक्षय की वैल्यू कितनी है, तो 12 है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे सर चमन एक दिन में 24 काम करता है, अक्षय एक दिन में 12 काम करता है। 5 दिनों में इसके द्वारा इतना काम और 5 दिनों में इसके द्वारा इतना काम। 5 दिनों में ये कितना काम करेगा, तो 120। 5 दिनों में कितना काम करेगा, तो 60। 120 और 60 हमारा हो गया ये। ठीक है। टोटल हमें बनाने ही मेरे भाई 240 खिलौने थे, तो 240 में से हमारे पास में 180 बन गया और 180 बन गया तो बचा कितना, तो 60। यानी यहाँ पर ये जो काम होगा ये इसका होगा। जब भी लोगों के दिनों की संख्या अलग अलग होती है तो वैसे केस में पैसे को वर्क के आधार पर बांटते हैं और जब भी लोगों के दिनों की संख्या सेम होती है तो पैसे को एफिशिएंसी के आधार पर बांटते हैं। इनके दिनों की संख्या अलग है। जितने दिन तक चमन अक्षय ने किया उससे
उससे हमेशा कम दिनों तक मिहिर ने किया है। तो डेज़ अलग है इसीलिए वर्क निकाला। इसने इतने खिलौने बनाए, इसने इतने खिलौने बनाए, बचे हुए खिलौने को इसने बनाया। अगर हम इसका रेशियो ले लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर 1:1:2 हो जाएगा। यानी जो भी पैसा वहाँ दिया गया है, आप अगर देखो कहीं न कहीं 3000, तो हम साफ तौर पर कह पाएँगे कि जी गुरुजी ये 3000 हमारा कितने का वैल्यू है? तो 3000 हमारा टोटल का मान है, यानी कितने का मान है? 4 का। और हमसे उसमें मिहिर का शेयर पूछा गया, मतलब यहाँ पर 1 का शेयर पूछा गया है। अगर आप काटोगे तो मेरे भाई 750 आएगा, 750 कौन-सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना है। ठीक है? तो इस वाली तालिका पर मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे हो गए पूरे के पूरे 5 सवाल। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और आगे एक नया तालिका देखते हैं और फिर से इसके ऊपर में हम 5 सवालों को जानने की कोशिश करते हैं और बेहतर समझते हैं। आप यहाँ देखिए, फिर सेम हमारे सामने यहाँ पर डेटा है, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 और यहाँ पर ये सारा का सारा वैल्यू। ठीक है? आइए चलिए एक बार निर्देशों को पढ़ते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित रेखा ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को दें। कहा गया यहाँ पर क्या है? तो यहाँ नोट में दिया गया मेरे भाई यहाँ पर कि निम्नलिखित रेखा ग्राफ 2023 में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये दिखाता है कि इसमें इतना परसेंट बच्चा पढ़ते हैं, इसमें इतना परसेंट पढ़ता है, इसमें इतना परसेंट पढ़ता है, इसमें इतना परसेंट पढ़ता है और इसमें इतना परसेंट पढ़ता है। जोड़ोगे तो कितना हो गया? 30, 30 60, 20 80, 10 90 और 100। यानी अगर कोई स्कूल के अंदर में 100% बच्चे हैं, तो 100% बच्चों में से सबसे ज़्यादा जो बच्चा पढ़ता है, वो कक्षा 7 में पढ़ता है और सबसे कम जो बच्चा पढ़ता है, वो कक्षा 8 में पढ़ता है। ये उस अपने स्कूल की कहानी है कि यहाँ पर फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन स्कूल फ्रॉम 6 to 10 और ये 2023 में पढ़ने वाले बच्चों की मेरे भाई संख्या के बारे में बता रहा है कि चाहे जो भी उनकी संख्या रही होगी, उसका ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे भाई। ठीक है? अब इसी के आधार पर देखो तुमसे अलग-अलग सवाल पूछा जा सकता है। हो सकता है बॉयज़ का नंबर पूछ ले, गर्ल्स का नंबर पूछ ले, हो सकता है टोटल स्ट्रेंथ पूछ ले, हो सकता है 6ठी, 7वीं, 8वीं का टोटल पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो दिमाग में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है और पढ़ना है। क्या कहा गया पढ़िए, कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने परसेंट अधिक है? तो 6 का और 9 का टोटल देखो, 6 में इतना परसेंट बच्चा है और 9 में इतना परसेंट बच्चा है। 25 और 18 कितना हो जाएगा? 43% बच्चा। ठीक है? और उसके बाद में कहा गया मेरे भाई कक्षा 10 के विद्यार्थियों से कितना है? कक्षा 10 के जो विद्यार्थी है वो मेरे भाई कितना है? तो 15% है। यानी यहाँ पर ये जो है इससे कितना परसेंट मेरे भाई ज़्यादा है? तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये कितना ज़्यादा है? तो बोलोगे सर 28 ज़्यादा है। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर 28 और बट्टे में 15 और इंटू कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। अगर हम कायदे से देखें तो 15 से ये 2 बार में लगभग काटेगा और 15 से 2 बार में काटेगा तो 200 से थोड़ा सा कम, 200 से थोड़ा सा कम कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर 15 का दोगुना 300 होता है। ये मेरे भाई कहीं न कहीं अगर आप मतलब ये है, आप देखोगे 200% से थोड़ा सा कम, 200% से कम कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है? आ जाइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 17 नंबर सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया? बोला गया कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है, 9 में लड़कों की कुल संख्या इतनी है। यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या इतनी है, तो x का मान ज्ञात करिए। ये मेरे भाई लड़कों का संख्या है और ये लड़कों का संख्या 8 और 9 में और ये दोनों के लड़कियों का संख्या है और कहा गया मेरे भाई x का मान बताओ। तो सबसे बड़ी बात है कि आप 8 और 9 कक्षा के पास में जाओ, 8 नंबर 9 नंबर में जाओ। 8 नंबर में 12% बच्चा पढ़ता है और इसमें 18% बच्चा पढ़ता है। कुल मिलाकर के 30% बच्चा पढ़ता है। कितना पढ़ता है मेरे भाई? यहाँ पर 30% बच्चा पढ़ता है। पूरे स्कूल का 30% इन 2 लोगों के पास में है। ठीक है? पूरे स्कूल का कितना परसेंट है? 30% और क्या कहीं पर स्कूल का टोटल डेटा दिया गया है? तो देखिए साफ तौर पर यहाँ स्कूल का टोटल डेटा भी दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज़ मेरे भाई यहाँ पर 2200। तो स्कूल का टोटल डेटा भी मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है। इसीलिए ग्राफ को पढ़ते वक़्त में कोई भी चीज़ को छोड़ो मत। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे सर कक्षा 8 में और तथा कक्षा 9 में जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है? 12-18 मेरे भाई 30% है और 30% हमारा कितने का है? तो 30% मेरे भाई यहाँ पर सीधा-सीधा 2200 का है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने बच्चे हैं? 660। उस 660 में से मेरे भाई यहाँ पर आप देखेंगे तो 660 में यहाँ लड़के भी हैं और यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं। लड़कियों की संख्या हमारी कितनी है? 120 है। अगर लड़कियों की संख्या 120 है तो लड़कों की संख्या
540 होगी, ठीक है। लड़कों की संख्या कितनी होगी 540, और लड़कों की संख्या 540 कैसे होगी, तो x में x प्लस 40 को जोड़ने पे, यानी कक्षा 8 में इतना और कक्षा 9 में इतना, यानी 8 और ये 8 है और ये 9 है, दोनों के लड़कों को जोड़ दो तो 540। तो अगर हम देखेंगे तो 2x का मान कितना आ जाएगा 500, और 2x का मान 500 आ जाए तो x का मान कितना आ जाएगा 250। इज्जत के साथ में ऑप्शन नंबर सी को हम उत्तर मानेंगे। तो पहले हमने ये देख लिया कि 8 और 9 का टोटल कितना बनता है। 8 और 9 का टोटल 30% बनता है, यानी इस संख्या का 30% इतना। अगर 8 और 9 को मिलाकर के 660 बच्चे हैं, उसमें से लड़कियों की संख्या इतनी है, तो ये लड़कों की संख्या हो गई। लड़कों का टोटल इसके बराबर, तो x का मान हमारा निकल करके चला है। ठीक है, आइए चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। तो बोला गया मेरे भाई बताइए कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 9 और 10 में मिलाकर कुल संख्या के बीच में कितना अंतर है। 7 और 8 का टोटल करना है, तो ये आपका 7 हो गया और ये आपका 8 हो गया। इनका टोटल कितना हो गया, तो मेरे भाई 42%, ठीक है। और 9 और 10 का मेरे भाई देखिए, 9 और 10 का देखिए 18 और 15 मेरे भाई कितना हो जाएगा 33%। तो लगभग इनका जो अंतर आएगा वो हमारा कितना आएगा 9%। और हमें 9% किसका निकालना है, तो 2200 का, क्योंकि मेरे भाई पूरे स्कूल में जो लोग हैं वो 2200 हैं। इस 2200 का हमें 9% निकालना है। 2200 का जब आप 9% निकालेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 198 आ जाएगा, और 198 का मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे भी दिखते हैं 9% का मतलब 9 का मल्टीपल, इन तीनों में कोई भी 9 का मल्टीपल नहीं है, यही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। सवाल में बहुत इज्जत से एक बात कही गई है कि यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से जो अनुपात है वो 6 और 5 का है। कक्षा 6 में चले जाओ, यहाँ पर ये 25%, कितना परसेंट है 25% है। तो 2200 का 25% कितना होता है, तो 2200 का 25, देखो पूरे बच्चे हमारे पास में कितने हैं, पूरे बच्चे हमारे पास में 2200 है। इस 2200 का 25% लेके बैठा है, यानी आधे का आधा। इसका आधा 1100, 1100 का आधा मेरे भाई 550, यानी कक्षा 6 में बच्चे इतने हैं। और कहा गया यदि इसमें मेरे भाई यहाँ पर ये जो है, कहा गया लड़कों और लड़कियों का अनुपात हमारे सामने, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो हमारे सामने 6 और 5 का है। 11 का मान 550 है, 1 का मान 50 होगा, 1 का मान 50 होगा, तो ये हमारा 300 होगा, और ये हमारा मेरे भाई कहीं ना कहीं 250 होगा। अब यहाँ पर क्या कहा गया, यदि कक्षा 6 में लड़कों और लड़कियों का ये मान है, और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है। अगर हम कक्षा 7 में जाते हैं और 7 में जाकर के देखते हैं बॉयज़ और यहाँ पर गर्ल्स की, तो ये लाइन को पढ़ो कि सर कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है। ये वाली संख्या 50 कम है, तो यहाँ क्या होगा 50 ज़्यादा होगा। मैं आपसे 2 साल कम हूँ, आप मेरे से 2 साल ज़्यादा हो गए। अगर इससे ये 50 कम है, तो इससे ये 50 ज़्यादा होगा, यानी यहाँ लड़कियों की संख्या कितनी होगी 300 होगी। यहाँ लड़कियों की संख्या कितनी होगी 300। तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात बताओ। इसके लड़कों का अनुपात इसके लड़कों के साथ में बनाना है। हम बिल्कुल बताएँगे। पहले आप मुझे बताओ कक्षा 7 का टोटल कितना है? इसके टोटल में से लड़कियों की संख्या को निकाल दोगे तो किसका निकल जाएगा? लड़कों की संख्या का। तो कक्षा 7 में जाओ और देखो 30%, इस संख्या का 30%। तो इस संख्या का 30% यानी 2200 का 30% 660 होता है। यहाँ पर 660 बच्चे हैं। 660 में से 300 लड़कियां हैं, तो जो बच गए वो 360 हमारे लड़के हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि इसका और इसका अनुपात बताओ। तो अगर आप देखोगे तो मेरे भाई 60 से आपका ये 5 बार में, और 60 से आपका ये 6 बार में, अनुपात 5 और 6 का होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ। तो कठिन मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, यकीन मानिए। इनकी संख्या में से आपने इनके अनुपात को बांट करके वैल्यू निकाल दिया था, इससे ये 50 ज़्यादा था, ठीक है। इसके टोटल में से ये निकाल दिया था और बाद में इसका अनुपात निकाल दिया था, बात खत्म। डीआई में सारा खेल समझ का है, स्टेप्स का है कि आप कैसे कहाँ कहाँ तक लेकर के जाते हो, समझते हो और सीखते हो। आओ चलो 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग मिल करके करते हैं और बढ़िया देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया कि यदि 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, और ये बात हम कर रहे हैं 2024 की, और ये जो तालिका थी याद रखना, ये तालिका 2023 की थी, याद रखना मेरे भाई। नहीं याद है ना तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो दिमाग एकदम शार्प रखना पड़ता है, एकदम तेज रखना पड़ता है। सही तरीके से देखो, ये किसकी तालिका दी गई थी 2023 की, और जो अब कहा जा रहा है वो 2024 के बारे में कहा जा रहा है, यानी भविष्य को लेकर के प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि यदि ऐसा 2024 में हो तो यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो
यदि 2024 में यानी 1 साल बाद कक्षा 6 और कक्षा 7 प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी हो जाए, तो 2023 में 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में यहाँ 10वीं की छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? इसमें यहाँ पर ये वाला डेटा बिना काम का है, बेफालतू का डेटा है और तुम्हें उलझाने की बात की गई है, इसको यहाँ पर कहीं पर भी यूज़ में मत लेना। कारण हम बताते हैं। हमेशा सवाल के अंतिम लाइन को पढ़ो, जवाब उसी के अंदर में छिपा हुआ है। अगर तुम यहाँ देखोगे तो तुम्हें क्या चाहिए? 2023 में 6 और 7 में मिलाकर के छात्रों की कुल संख्या। तो पहले तो तुम्हें ये चाहिए 2023 में छठी और 7वीं में कितने बच्चे थे? तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे? तुम यहाँ पर मेरे भाई सबसे पहला ये काम करोगे और ये बोलोगे गुरुजी ये 2023 है और इसमें हम देखते हैं आपको छठी और 7वीं में टोटल कितने बच्चे हैं। तो छठी और 7वीं में 25 और 30 यानी 55% बच्चे हैं। तो कितना परसेंट बचा है? तो सर 2200 का 55%। 2200 का कितना परसेंट है? तो 55% बचा है सर यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया अगला डेटा और 2024 में 10वीं में छात्रों की कुल संख्या। अगर हम देखें तो अब हमें चाहिए 2024 में और 2024 में किसके बच्चे चाहिए? तो 10वीं के बच्चे चाहिए। पहले 10वीं के बच्चे कितने थे? तो 15% थे। यानी यहाँ पर कहीं न कहीं मेरे भाई 2200 का कितना परसेंट था? तो 2200 का बच्चा 15% था और कब था? 2023 में। 2023 में 10वीं में जो बच्चे थे वो 2200 के 15% थे और 23 से 24 तक आते-आते 10वीं में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी हो गई। यानी अगर ये बच्चे मेरे भाई यहाँ 100 थे तो इसमें 20 की कमी हो गई यानी कितने हो गए? 80 हो गए। और कहा गया आपको इनका अंतर बताना है, इनका डिफरेंस बताना है। ठीक है? तो ये क्या है 2023 में छठी और 7वीं का टोटल और ये क्या है 2024 में 10वीं का वैल्यू। ठीक है? अगर आप देखोगे 2200 और 2200 मेरे भाई यहाँ पर कॉमन है। तो आप एक काम करो 2200 को मेरे भाई उठा लो यहाँ पे। अब देखोगे तो ये बोलोगे सर ये हमारे सामने 55/100 है और क्योंकि माइनस ही तो करना है और माइनस मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? आप यहाँ पर देखोगे तो सीधी तरीके से बोलोगे मेरे भाई यहाँ पर देखोगे तो 5 से तुम काटोगे 3 बार में, 5 से कटेगा तुम्हारा 2 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में। ये 12/100 ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12/100। अब डिफरेंस मेरे भाई यहाँ देखोगे तो सीधा-सीधा बोलोगे सर ये देखो ये 2200 है, ठीक है? 55 में से 12 गया तो मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा? 43/100 हो जाएगा और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सर यहाँ मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर 43 का दोगुना 86 का 6 और 8 पास में और 43 का दोगुना 86 और 8 मेरे भाई 94 946 हमारा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर लड़की। तो ये 2023 में छठी और 7वीं का मेरे भाई टोटल था और ये 2024 में 10वीं का था और इनका अंतर पूछा गया था तो सीधा यहाँ इतना आ गया। हम चाहते तो डिजिटल सम भी लगा सकते थे, हम चाहते तो अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते थे, बट मैं आपको सीधा-सीधा लेकर के चल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं घुमा रहा हूँ, ठीक है? ताकि पहले आप इसको समझ पाओ, पहले आप इसको जान पाओ। मेरे भाई क्वेश्चन मुझे हल नहीं करना है, आपको करना है। अगर मुझे करना होता मैं कब का उड़ा चुका होता इसको। ठीक है? तो कुल मिलाकर के 4 तालिकाएँ आपने पढ़ ली। 4 तालिकाओं में हर एक तालिका पर 5-5 सवाल आपने कर लिए। अब 5वीं तालिका की बारी है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा-सा ऊपर लेवल का और हो गया ये और इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर क्या कहा गया देखो डायरेक्शन है 1 से लेकर के 21 से लेकर के 25 तक का। कहा गया है स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ व्हिच शोज़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयी जॉइनिंग एंड लीविंग द कंपनी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर ड्यूरिंग द 6 ईयर फ्रॉम 1 टू 6। यानी यहाँ पर क्या होता है कि कितने लोग जॉइन करते हैं और कितने लोग छोड़ते हैं, ये वो दिया गया और 6 सालों के दौरान का मेरे भाई पूरा-पूरा डेटा दिया गया है। ठीक है? नो एम्प्लॉयी जॉइन्ड और लेफ्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2000। सन 2000 के समय में यानी शुरुआत में ना ही किसी कंपनी ने ज्वाइन किया था एम्प्लॉई ने और ना ही किसी ने छोड़ा था। तो देखो, ये सन 2001 की बात है, सन 2002 की बात है, सन 2003 की बात है, ये 4 की बात है, ये 5 की बात है, 6 की बात है। ये जो डायमंड कट वाला कहानी है ना, ये डायमंड कट क्या बताता है? कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या, यानी जॉइन लोगों की संख्या बताता है। यानी यहाँ पर अगर डायमंड 500 इसका मतलब 500 लोगों ने कंपनी को जॉइन किया है। यहाँ पर डायमंड में 450 है मतलब 450 नए लोग आए हैं। जैसे फ्लिपकार्ट एक कंपनी है, एक दोस्त मेरा वहाँ काम करता है। मैंने पूछा कि आज तुमने रेज़िग्नेशन दिया तो क्या हुआ? कहता भाई यहाँ रोज़ हज़ारों की संख्या में लोग रिज़ाइन करते हैं और हज़ारों की संख्या में लोग जॉइन करते हैं। ठीक है? तो उसी तरीके से कंपनी में 500 लोग आए थे, ठीक है? और जो सर्कल है वो क्या है? तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयी लीविंग द कंपनी, यहाँ पर ये छोड़ने वालों की संख्या। यानी क्या हुआ कि 2001 में 500 लोग आए हैं तो 400 लोग छोड़ के गए हैं। 2002 में 450 लोग हायर हुए हैं तो 600 लोग छोड़ के गए हैं। 2003 में मेरे भाई 600 आए हैं तो 550 छोड़ के गए हैं। ये हमारी कहानी बरकरार रहती है।
ठीक है, अब समझिए, मान लीजिए कि मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूँ कि मेरे भाई क्या कहानी थी? तो देखो, अगर मैं आपसे पूरी-पूरी इस तालिका पर पूछूँ, अभी मैं क्वेश्चन लेकर के नहीं जा रहा हूँ और कुछ चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। मैं आपसे पूछूँ कि सन 2000 के समय उस कंपनी में कितने एम्प्लॉयी थे? भाई ऐसे ही चलाना थोड़ा। सन 2000 के समय में कितने लोग थे? तो बोलोगे सर सन 2000 के समय में 5000 लोग थे, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूँ कि 2001 में कर्मचारियों की संख्या बताना कितना होगा 2001 में? तो बोलोगे सर यहाँ पर 5000 लोग थे, 5000 में 500 आए हैं और 400 गए हैं। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? सर ये 5000 लोगों की संख्या है, इसमें से 500 लोग आ गए, 400 लोग छोड़ के चले गए, यानी 500 में से 400 गया 100, तो यानी कितना हो जाएगा? 5100 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो 2001 में कितने एम्प्लॉयी थे? 5100। अगर हम 2002 की मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो क्या होगा? तो बोलोगे सर देखो, शुरू में कितने एम्प्लॉयी थे? 5000 थे। कितने एम्प्लॉयी थे? 5000 थे। पहले 500 आए और 400 छोड़ के गए। तो आप यहाँ पर कहोगे सर 500 आए और कितने छोड़ के गए? 400 छोड़ के गए। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो 2002 में 600 आए हैं, देखो यहाँ 450 आए और 600 छोड़ के गए, 450 आए हैं, 600 छोड़ के गए हैं। तो आप यहाँ कहोगे सर 450 आए हैं और 600 छोड़ के गए हैं। सिर्फ समझाने के लिए आपको मेरे भाई यहाँ लिख रहा हूँ। तो प्लस में आपके पास में कितना आ गया है? तो प्लस में आपके पास में मेरे भाई देखो यहाँ पर ये 950 आ गया है। प्लस में आपके पास में कितना आ गया? 5 950 और माइनस में कितना है? तो 1000 है, यानी 50 की कमी। तो इसमें से 50 की कमी तो क्या हो जाएगा? 4950 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मेरे भाई आप कर सकते हो। तो अगर आपको ये देखना 2000 में एम्प्लॉइयों की संख्या इतनी, 2001 में कितना इतनी, 2002 में कितना इतनी, इस तरीके से जा सकते हो। इनफैक्ट 2002 को पूरा इतना कहानी ना करके आप 2001 को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भैया ऐसे ना जाएँगे, हम देखते हैं 2000 में क्या कहानी है, तो 2000 में 5100 है। ठीक है, 2000 में हम पहुँच गए 2001 में, यहाँ देखो 2001 में 5100 पहुँच गए। अब 5100 के बाद 450 आए और 600 छोड़ के गए हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 450 मेरे भाई छोड़ के 450 लोग मेरे भाई आए हैं और 600 लोग छोड़ के गए हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो और ऐसा कहोगे तो भी मेरे भाई 49-50 पर आप यहाँ पहुँच जाओगे। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अगर 2003 का तुमको डेटा निकालना है, तो 2003 का डेटा निकालना है तो 2002 को रेफ़रेंस में लो, 2002 के डेटा को रेफ़रेंस में लो और 2002 तक तुम्हारे पास में। आज तुम्हारी कंपनी में 2002 है, 2002 में तुम्हारे पास में इतने लोग काम कर रहे हैं। अब 2002 से जब तुम 2003 में जाते हो, तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या होता है? 600 लोग जॉइन करते हैं और 550 लोग छोड़ के जाते हैं। 600 जॉइन करते हैं, 550 छोड़ के जाते हैं। तुम यहाँ बोलोगे गुरुजी 600 जॉइन करते हैं और 550 छोड़ के जाते हैं। यानी 50 एक्स्ट्रा आ गया, 50 एक्स्ट्रा आ गया तो वापस से कितना हो गया? 5000 हो गया। तो ये इस तरीके से तुम समझ सकते हो कि ये कहानी क्या है। अब इसी के आधार पर आने वाले सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। अगर तुम ये समझ गए, तुम्हारा बेस बन गया, आने वाले हर एक क्वेश्चन को तुम उड़ा दोगे, ये मेरा दावा है तुमसे। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 को देखो मेरे भाई। 21 नंबर सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया? 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। अभी मेरे भाई हमने पीछे निकाला था, 2003 में दौरान कर्मचारी में कार्य करने वाली संख्या कितनी है? 5000 है। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा? 2003 के दौरान कितना हो जाएगा? तो सीधा-सीधा कितना हो जाएगा? 5000, क्योंकि शुरू में भी 5000 थे और 1, 2, 3 में अगर जा कर के देखोगे तो 500, 450, 950, 950 और 600, 1550। और अगर तुम इनका भी देखोगे तो 1550। जितने आए थे उतने चले गए, तो ना संख्या बढ़ी ना संख्या घटी। 3 साल के बाद में जहाँ से शुरू किया था वहीं पर हम हैं। काम खत्म मेरे भाई, ठीक है? आ जाओ चलो 22 नंबर सवाल देखो। 22 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो ज़रा। 22 नंबर सवाल में कहा गया है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या। तो 2003 में अभी हमने कितना देखा था? तो 2003 में अभी हमने देखा था कितने काम करने वाले कर्मचारी थे? 5000 कर्मचारी थे। ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन। और 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है? यानी ये वाला वैल्यू 2006 के वैल्यू का कितना परसेंट है? आज मैं कहाँ पर मौजूद हूँ देखो मेरे भाई, 2003 की बात हम करने जा रहे हैं और हम 2006 की बात करने जा रहे हैं। 2003 में जो कंपनी में कार्य कर्म करने वाले कर्मचारी 5000 हैं और 2006 में क्या होगा? तो मेरे भाई 5000 पे तुम यहाँ पर हो। अब 5000 में देखो 700 लोग यहाँ जॉइन किए, 550 लोग यहाँ जॉइन किए और 700 लोग यहाँ जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने वालों की संख्या 7 7 14, 14 5 19, 1950। जॉइन करने वालों की संख्या 1950 और छोड़ने वालों की संख्या 500 और 600 1100
और 1100 और 600 मेरे भाई 1750। तो छोड़ने वालों की संख्या कितनी है? इतनी है। 5 6 11 6 1750, यानी कंपनी के पास में कुल मिलाकर के एक्स्ट्रा एम्प्लॉय 200 आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो 5000 है और यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो 5200 है। तो क्वेश्चन में कहा गया 5000 5200 का कितना परसेंट है, आपको यहाँ देखना है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ समझिए 50 हमारा 52 का कितना परसेंट है, तो हम यहाँ कहेंगे 50 बटे में मेरे भाई हो जाएगा 52 और इंटू हमारे पास में हो जाएगा 100%। ठीक है, 5000 को अगर तुम इससे भाग करोगे तो लगभग तुम्हारा 98 के करीब में यहाँ पर ये जाएगा। देख लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इसको भाग करके देख लो, ठीक है, कि सर ये हमारे सामने 5000 है और इसको अगर हम 52 से भाग करें तो पहली बात इसको 9 12 में भाग करेंगे, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 1 46। तो यहाँ पर हमारे सामने कितना बच जाएगा? 320 बच जाएगा। और 320 बच जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा कितना होगा? 8 पचे 40 नहीं, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 1 31। ठीक है मेरे भाई, 6 दूनी 12 और 6 बजे 30 1 31, 6 बार में, तो 96 ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे सामने कितना आएगा? अप्रोक्सीमेट 96.15% आएगा और ये हमारा सही होगा। तो ये हमारा 2003 में काम कर रहे कर्मचारी हैं, ये 2006 में काम कर रहे कर्मचारी हैं। ये इसका कितना परसेंट है? तो लगभग 96% के करीब में। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन 2022 का है, यूपी पेट का। पढ़िए इसको मेरे भाई यहाँ पर गौर से। क्या कहा गया? बोला गया दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इन्होंने हमसे यहाँ पर क्या पूछा? इन्होंने पूछा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लेफ्ट, ठीक है, और साथ में यहाँ पर और क्या पूछा मेरे भाई? मिनिमम नंबर ऑफ यहाँ पर एम्प्लॉय हु ज्वाइन, यानी ज्वाइन करने वालों की मिनिमम लेनी है, छोड़ने वालों का मैक्सिमम लेना है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर ज्वाइन करने वालों का कम से कम संख्या और छोड़ने वालों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या। आइए चलिए, ज्वाइन करने वाले यानी डायमंड की सबसे कम वैल्यू लेनी है। डायमंड जहाँ पर सबसे ज़्यादा कम कहाँ है? तो डायमंड यहाँ पर ये सबसे कम है। तो ज्वाइन करने वालों की सबसे कम की संख्या लेनी है और उसके बाद में छोड़ने वालों की सबसे ज़्यादा। सर्कल की सबसे पीक वैल्यू, सर्कल 400 है, 600 है, 550 है, 500 है, 600 है और यहाँ 650 है। तो सबसे पीक वैल्यू कितनी है? तो सबसे पीक वैल्यू इतनी है। ठीक है, अगर हम इनका रेशियो देखें तो कहेंगे 5 से 9 बार में, 5 से 13 बार में, 9/13 कहीं पर है क्या? तो डी फॉर देवसेना। तो ज्वाइन करने वाले का सबसे कम, छोड़ने वाले का सबसे ज्यादा, इनका अनुपात ले लीजिए, बात खत्म। अंतिम देखो यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया? इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिविंग द कंपनी एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम। हमें यहाँ पर किस लोगों के डेटा को लेना है, जरा वो देखो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेरे भाई लिविंग द कंपनी, जो कंपनी को छोड़ करके जा रहे हैं। जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको नहीं लेना है, जो छोड़ करके जा रहे हैं हमें उनको लेना है। और इनका जो कंपैरिजन है वो किससे करना है? तो प्रीवियस ईयर का मेरे भाई यहाँ के साथ में करना है और देखना है कि कौन सा वाला जो साल के साथ में जो कंपैरिजन है वो मैक्सिमम है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कहेंगे? इसमें थोड़ा सा हमें एक टेबल का ज़रूरत पड़ेगा और हम टेबल के माध्यम से ही इसको हम समझा पाएंगे। ठीक है, तो बहुत तरीके से हम ये बात को समझते हैं और बहुत तरीके से हम यहाँ पर इस बात को जानते हैं। हमारे सामने अलग अलग डेटा है और हमारे सामने अलग अलग डेटा है 2001, 2002, 2003, 2004। तो हम यहाँ पर लेते हैं मेरे भाई 2001 का डेटा, 2002 का मेरे भाई यहाँ पर डेटा, 2003 का मेरे भाई यहाँ पर डेटा और फिर लेते हैं 2004 का डेटा। ठीक है, जिस साल यहाँ पर लोग छोड़ करके जा रहे हैं उसको यहाँ पर हम बोलेंगे प्रेजेंट ईयर में और मेरे भाई उसके पिछले साल को बोलेंगे हम पास्ट में। ठीक है, तो अगर हम देखें 2001 में, तो 2001 में छोड़ने वालों की संख्या मेरे भाई कितनी है? 400 है और इसके पिछले साल कितने लोग छोड़े थे? तो इसका कहीं पर कोई डेटा नहीं है, तो इसका परसेंटेज चेंज निकालना संभव नहीं है, इसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। 2002 में अगर हम देखें तो 2002 में छोड़ने वालों की संख्या कितनी थी? तो 2002 में छोड़ने वालों की संख्या मेरे भाई 600 थी और उसके पिछले साल छोड़ने वालों की संख्या कितनी थी? तो पिछले साल छोड़ने वालों की संख्या मेरे भाई 400 थी। 2003 में छोड़ने वालों की संख्या कितनी थी? तो मेरे भाई 550 थी यहाँ पे और उसके पिछले साल, इसके पिछले साल छोड़ने वालों की संख्या कितनी थी? तो मेरे भाई यहाँ पर 600 थी।
2004 में अगर हम बात करें 2004 में छोड़ने वालों की संख्या कितनी थी, तो 2004 में छोड़ने वालों की संख्या 500 थी और इसके पिछले साल छोड़ने वालों की संख्या कितनी थी, तो 550 थी। कहा गया कौन सा वाला परसेंटेज चेंज सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। तो यहाँ पर अगर हम इनका डिफरेंस देखेंगे दोस्त यहाँ पर, तो ये डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 200 का है और इसको कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर के साथ में, यानी प्रीवियस ईयर के साथ का मतलब 400 के साथ में। 200 बटे 400 इंटू 100 मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। यहाँ पर जो चेंज है वो कितने का है, 50 का है और कितने के ऊपर में, 600 के ऊपर में, इंटू तुम करोगे 100 तो यहाँ पर ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा 6×8 = 48 लगभग 8% के करीब में आएगी। यहाँ पर भी जो चेंज है वो कितने का है, 50 का है और कितने पे है, 550 पे है, इंटू कितना करोगे 100 तो सबसे ज़्यादा जो चेंज आएगा वो ये 50% आएगा। और कौन से साल होगा, 2002, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ये वाला जो चेंज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और मैक्सिमम चेंज होगा, इस बात को समझिए। तो ये जिस साल छोड़ रहे हैं उनकी संख्या, ये पिछले साल वालों की संख्या, जो चेंज है उसको पिछले साल वाले से डिवाइड करके इंटू 100 करके परसेंटेज निकालना है और बताना है कि कौन सा वाला जो परसेंटेज है वो मेरे भाई मैक्सिमम है। आइए यहाँ पर इस तालिका के ऊपर में ये जो आपका अंतिम सवाल है वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा गया 2002 से लेकर के 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने % की वृद्धि हुई। 2002 से लेकर के 2003 तक, तो याद करिए शुरू में ही हमने टोटल किया था 2002 और 2003 का। अगर आपको याद होगा तो शुरू में पढ़ाते वक्त ही हमने यहाँ पर टोटल करके बता दिया था, ठीक है। तो 2002 से लेकर के 2003 तक जो वृद्धि हुआ है वो कितने एम्प्लॉय का हुआ, 50 का, कितने के ऊपर में, 4950 पे। तो अगर हम इस सवाल को देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो जो वृद्धि हुआ है वो कितने का हुआ, 50 का और कितने के ऊपर में, 4950 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100%, यही हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं इसको 500 बना लेता हूँ तो लगभग 1% आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर। यहाँ पर अगर अप्रोक्सीमेशन से इसको 500 लेता हूँ तो 500 बटे 500 हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे नीचे तुम क्या ही जाओगे। चलिए मेरे भाई यहाँ पर अगली तालिका को आप देखो। यहाँ पर अब इस तालिका के आधार पे आपके 5 सवाल है और ये थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन हो गया जहाँ पर 3 अलग-अलग ग्राफ आपके दिए गए हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है पेपर के लिए, इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको पढ़ाया अगर आप इसको बार-बार रिवाइज़ करके चले जाओ, तो सवाल आपका मेरे भाई आराम से बन जाएगा। और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टफ आते हैं, तो ये मत सोचो कि आपसे मेरे भाई यहाँ पर वो नहीं बना, तो बस आपका पेपर खराब हो गया। अगर वैसे सवाल आपसे नहीं बने तो फिर पेपर में वो किसी से नहीं बनते हैं। और जो उन सवालों में हाथ लगाने जाता है, तो सबसे हाथ वो धो करके बैठ देता है। इसीलिए डीआई में जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए, थोड़ा पैनिक कम करना है और वहाँ पर आराम से सारे सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब जहाँ तक हम ये तालिका देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 6 अलग-अलग शहरों के नाम हैं और यहाँ पर ये उनका नंबर दिया गया है। साथ में ये हमारा जो है 3 ग्राफ क्या बता रहा है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये 2022 में मेरे भाई कितना सेल हुआ है। ये 2022 का सेल है, ये 2000 मेरे भाई 21 का सेल है और ये 2020 का सेल है। जब आप मेरे भाई ग्राफ में पढ़ोगे तो ये किसका सेल है, तो जूतों का सेल है, ये बोला गया है, ठीक है। कि 2000 यहाँ 22 और 21 के दौरान 6 अलग-अलग शहरों में मेरे भाई यहाँ पर जूतों की बिक्री के बारे में दिखाया गया है। तो नीचे से जाओगे 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, ऊपर से वो 22, 21 और 20 हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो दिया गया है इसके ऊपर फोकस मत करना, बस समझ लेना 20, 21, 22 ऐसे तुम्हारे सामने ये डेटा है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया, आप इस पे फोकस मत करिए। तो क्वेश्चन में कहा गया 2020 में सभी जूतों का औसत बिक्री और 21 में सभी जूतों का औसत बिक्री हमारा कितना होगा। 20 कौन सा वाला है, नीचे वाला। तो 20 में सभी का औसत देखो 140, 240 और यहाँ पर जो है सबको जोड़ते जाओ। 140 में 100 जोड़ो 240, 240 में अगर जोड़ोगे 390, 390 में 100 जोड़ो 490, 490 में यहाँ 590, 590, 640, 640 में अगर तुम जोड़ते हो मेरे भाई 80 को तो तुम्हारा हो जाता है 720। तो यहाँ पर इसका औसत कितना हो जाएगा, इतना बटे 6, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई 2021 में तुमको जोड़ना है, तो यहाँ पर ये 20 हो गया, 21 हो गया, ये हो गया 250, फिर उसके बाद में यहाँ पर 120 और फिर उसके बाद में 250, 500 और यहाँ पर ये 620, 620 में तुम यहाँ पर 400 जोड़ दो 1020, 1020 में मेरे भाई यहाँ पर इसको जोड़ दो 1290। तो ये तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई 1290 बट्टे में कितना, 6। अगर तुम यहाँ देखोगे तो मेरे भाई बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अगर तुम 3 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 24 बार में और 3 से काटोगे तो मेरे भाई 43 बार में। 24-43 का अनुपात है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। बोला गया रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ पटना टू मेरे भाई टोटल सेल ऑफ आसनसोल। पटना और आसनसोल का मेरे भाई टोटल बताना है।
तो पटना का अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई कुल मिलाकर के हमारे सामने हो गया 380 का, ठीक है। और आसनसोल का अगर हम यहाँ देखें तो आसनसोल हमारे सामने कितना हो गया, 500 650 का हमारे सामने हो गया। अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई आप देख सकते हैं 380 का आधा 190 है और इसका आधा 325 है। तो यहाँ पर अगर इसको काटा जाए तो मेरे भाई यहाँ पर 190 और 325 है, ये वाला रेशियो मैच करता है। कई बार एग्जामिनर टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसा कर देता है, हालांकि साफ साफ दिख रहा था 0 और 0 कट रहा है तो 38 और 65 अनुपात में दिया जा सकता था, लेकिन वो ना देकर के इन्होंने ये दिया है, तो थोड़ा ये टाइम वेस्ट करने की कोशिश होती है, या यूं कह लीजिए बेवकूफ़ी होती है। तो थोड़ा इसके ऊपर भी आपको ध्यान देके चलना है, ठीक है। पेपर में छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना % है। एक तरफ में मुझे टोटल करना है गया का और पटना का। तो अगर मैं मेरे भाई यहाँ पर गया का टोटल करूँ, तो गया का टोटल करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारे सामने 300 और यहाँ पर ये 570 हो जाएगा। ये गया का टोटल है। और गया के साथ में किसका करना है, पटना का। तो पटना का अगर हम टोटल करें तो कितना है मेरे भाई, 380 है यहाँ पर इनका टोटल। और ये वाला जो टोटल होगा कहा गया मेरे भाई, ये वाला 3 वर्षों का मिला करके धनबाद और रांची का मिला करके कितना होगा। अब एक बार धनबाद ले लो। धनबाद में अगर यहाँ देखते हो तो कितना हो जाता है, ये 400 और 200 मेरे भाई यहाँ पर 600। और रांची का अगर मेरे भाई देखते हो तो रांची का तुम्हारे सामने कितना, 2 2 4 1 5 580। तो यहाँ पर ये मेरे भाई 580 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर 8 7 15 5 3 8 1 9 950 और यहाँ पर ये 1100 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 80। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इतना का मिलाकर 3 वर्षों की कुल संख्या का 3 वर्षों के इतने के मेरे भाई मिलाकर कुल का कितना % है। ये वाली संख्या इसका कितना % है, यानी हमारा जो 95 है वो 118 का कितना % है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर 95 बट्टे में क्या हो जाएगा, 118 और इंटू कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100 इंटू 100 का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा इतना हो जाएगा। 118 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई लगभग 8 बार में 800 कितना हो जाएगा, 8 बार में आपका जाएगा। 8 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 और 8 एकम 8 6 14 और मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 944। बचेगा हमारे पास में लगभग 60, ठीक है। 60 बचेगा तो 0 लगाएंगे तो 680 के करीब में ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आ जाओ चलो 29 नंबर सवाल मेरे भाई देखो। 29 नंबर सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, धनबाद स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 22 में यहाँ पर इनके मेरे भाई जूतों का औसत बिक्री है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक मैं तुम्हें देता हूँ होमवर्क के तौर पे, इसको तुम बना लेना क्योंकि ये औसत वाली कहानी है। जो हमने मेरे भाई यहाँ 28 बनाया उसी के आधार पर है और इसका आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो चलिए 30 नंबर सवाल को मेरे भाई आप यहाँ देखिए, अंतिम सवाल है आज के सेशन का आपका, ये बढ़िया से देखिए क्या कहा गया है, ठीक है, और बढ़िया से पढ़िए। क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर में जूतों की बिक्री का कुल संख्या यहाँ पर कितना है। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाई कोलकाता, पटना एंड रांची ओवर 3 ईयर। अगर हम देखिए कोलकाता लेना है, पटना लेना है, रांची लेना है। कोलकाता का टोटल आपके सामने 3 2 5 और 6 मेरे भाई कितना हो गया, 3 2 5 1 6 600 मेरे भाई 90 हो गया यहाँ पर। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखेंगे पटना का अगर आप देखते हैं तो मेरे भाई 100 200 300 300 मेरे भाई यहाँ पर 80 हो गया। उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे सामने रांची 2 2 4 1 5 500 हमारे सामने 80 हो गया। इन सब का अगर आप टोटल करते हैं तो आपके सामने 8 8 16 16 9 25 का 5 2 हाथ में 5 3 8 8 6 14 14 और 2 1650। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 30 सवालों के माध्यम से बढ़िया से आपका ये डीआई होता है मेरे भाई खत्म, और लाइन ग्राफ में अब कहीं पर कोई दिक्कत की बात आपकी नहीं आएगी। बाकी अगर आप यूपीएसआई की मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं या पेट की तैयारी कर रहे हैं तो अब तो क्या ही है। हालांकि पेट का मेरे भाई संपूर्ण गाइड हमने निकाल रखा था और इसकी पीडीएफ हमने दे रखी थी, तो इसके पीडीएफ से बढ़िया तरीके से सारा रिवीजन कर लीजिएगा। उम्मीद है ये पीडीएफ सब किसी के फोन में होगा, नहीं होगा तो सर्च कर लेना, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी जो यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमारी सारी किताबें जो है मौजूद हैं फ्लिपकार्ट पे। जो भी यूपी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो वो यूपी दरोगा के लिए प्रैक्टिस करना है तो इस किताब से कर सकते हैं, और अगर यूपी दरोगा की मेरे भाई संपूर्ण तैयारी करनी है तो आप हमारे यूपीएसआई के बैच से तैयारी कर सकते हैं। बाकी अन्य आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है, लाइव बैच है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर होता है, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे बैचेस के बारे में ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए तो इस नंबर पर भी संपर्क करके बात कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से इस वीडियो में इतना ही है। बढ़िया से आप पढ़ाई करिए, बढ़िया से आप अपना ध्यान रखिए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।